तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने चैनल एसकेएम स्टडी बात फिर से स्वागत है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आपको कहीं जाना नहीं है, बस आपको लास्ट तक बने रहना है और आपको इतनी अच्छी तरीके से हम आज बता देंगे कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको हम थोड़ा बताते हैं क्या बताने वाले हैं। पहले उसके बाद थोड़ा परिचय दे देते हैं। उसके साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़ेंगे तुरंत चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे और कमेंट कर देंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लेंगे ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन हो आपकी स्क्रीन पर तुरंत आ जाए। ठीक है, और अच्छी 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 बात यह है कि आपकी जो क्लासेस है, अब देखिए कहाँ कहाँ चल रही हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर एसकेएम स्टडी आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा है। एसकेएम स्टडी यूट्यूब चैनल जिससे आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं ये तो है ही। उसके बाद एसकेएम स्टडी ऐप आपको बनवा दिया गया है। उसके बाद आपका skmstdclasses.com वेबसाइट है जहाँ पे विजिट करके आप इन सब सारी चीज़ों को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका एसकेएम टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको कंटेंट तो दिए ही जा रहे हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको हमने प्रोवाइड किया, तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि आप थोड़ा चीज़ें हमको लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, तभी हम आपको अच्छी चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान में क्या होता है, फिजिकल वस्तुओं का। यदि कि आपको कोई हमारा पिंड हो गया तो उसके बाहरी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं, उसकी संरचना कैसी है, किस प्रकार से वह बना है, तो ये सारी चीज़ों का हम उसमें अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम भौतिक विज्ञान के उन 20 अति लघुतरीन प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में हर साल लगभग हर एक ईयर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और हाँ, आपको लास्ट तक बने रहना, लास्ट तक बने रहना, कहीं जाना नहीं है, बिल्कुल भी कहीं जाना नहीं है। ठीक है, देखिए वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए। तो किरचॉफ ने दो नियम दिया था, एक धारा का नियम दिया था, एक वोल्टेज का नियम दिया था। ठीक है, और जिसे धारा का नियम कहते हैं, संधि का नियम कहते हैं, और जिसे एक नियम और जैसे बंद पास का नियम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए संधि का नियम क्या है, हम उसके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं। अब इस नियम के अनुसार किसी परिपथ के, हमने आपको किरचॉफ का नियम पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। किरचॉफ के नियम को बहुत अच्छी तरीके से हमने बताया हुआ है। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार क्या है कि किसी परिपथ की किसी संधि पर, यानी संधि का मतलब कोई हमारा परिपथ है, मान लीजिए यहाँ से परिपथ आ रहा है, अब ये हमारी इसकी संधि हो गई। अब यहाँ से मतलब कई लाइनें यहाँ से निकली हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मान लेते हैं ये संधि हमारा क्या है, ओ है। अब इस संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो क्या होगा, शून्य होगा, यानी सिग्मा आई बराबर 0। अगर यहाँ से करंट जा रही है, इस तरफ करंट आ रही है, फिर इस तरफ करंट आ रही है, यहाँ से करंट जा रही है, इस तरफ आ रही है, तो इन करंटों का जो योग होगा, टोटल योग होगा, अगर जाने वाली करंट को माइनस लेंगे और आने वाली करंट को प्लस लेंगे, ठीक है, तो इनका जो योग होगा वो शून्य के बराबर होगा। तो ये आपका प्रथम नियम है, सिग्मा आई बराबर 0। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए दूसरे नियम की बात कर लेते हैं, बंद पास का नियम। बंद पास का नियम क्या होता है, अब यहाँ से बंद पास का नियम क्या होता है, वोल्टेज का नियम। यानी किसी परिपथ के किसी बंद पास में, किसी परिपथ के किसी बंद पास में लगे प्रतिरोधों तथा उनमें प्रवाहित होने वाली धाराओं का जो बीजीय योग होगा उसी पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होगा। यानी कि सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। ये आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लेनी है। ठीक है, चलिए अब किरचॉफ का नियम तो हो गया। अब हम आगे आपको बताते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ क्या होता है कि चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। जो चालक का प्रतिरोध होता है वह किन बातों पर निर्भर करता है, अगर आपको मालूम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। देखिए इसके बाद थोड़ा आपको बताते हैं। अब देखिए चालक का प्रतिरोध जो होगा किन बातों पर निर्भर करेगा, तो चालक का प्रतिरोध चालक के पदार्थ की चालक की लंबाई पर और चालक के प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल पर। यानी कि कहने का मतलब, अगर मान लीजिए हमारा कोई चालक है, ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं कोई क्या है, हमारा चालक है, ठीक है। अब इस चालक की लंबाई पर और इसके जो परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है इस पर निर्भर करेगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा क्या है जो प्रश्न, एक वैद्युत परिपथ में धारा के मापन के लिए, ठीक है, एक वैद्युत परिपथ में धारा के मापन के लिए अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। जो अमीटर होता है उसको किस क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो धारा मापने के लिए अमीटर को
श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगर वोल्टेज की माप करते हैं तो वोल्टेज को किस में, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो ये भी आपको याद कर लेना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए चौथे प्रश्न की बात करें। चौथा प्रश्न देखिए, अगर इसमें प्रश्न में से कोई दिक्कत हो तो हमको आप बता सकते हैं, ठीक है। किरचॉफ का प्रथम नियम तथा दूसरा नियम किन भौतिक राशियों के संरक्षण पर आधारित होता है? जो किरचॉफ का प्रथम नियम है और दूसरा नियम है, किन भौतिक राशियों के संरक्षण पर आधारित होता है, ठीक है। यानी कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वह आवेश संरक्षण के दूसरा नियम यानी ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे आपको बताते हैं, और मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, और आपके लिए हम बेहतर से बेहतर चीज़ देते रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और आपको घबराने वाली बिल्कुल बात ही नहीं है। जैसा टाइम टेबल आएगा हम आपके सारे कोर्स को पूरा करेंगे, आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, और आप कितने मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे कि आप सोचे भी नहीं रहेंगे कि कितने मॉडल पेपर हमने सॉल्व कर लिए, कितने प्रश्न हमने पढ़ लिए। हमने इतने प्रश्नों को करा रखा है कि आप अगर यहाँ से पढ़ कर जाते हैं तो आपको कोई प्रश्न छूटेगा ही नहीं, बिल्कुल भी। अगर गारंटी है यहाँ पे 100% आपके प्रश्न कराए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, मीटर ब्रिज सिद्धांत क्या है? ऊर्जा उत्तर देखिए, इसके उत्तर थोड़ा आपको बताते हैं। यहीं से हो गया है, थोड़ा टॉपिंग करने में मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ से देखिए उत्तर आपको दिखाई दे रहा होगा। मीटर ब्रिज व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो मीटर सेतु होता है वो व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके अनुसार चार प्रतिरोध PQRS समांतर चतुर्भुज के में जोड़कर इसके एक विकर्ण में बैटरी तथा दूसरे विकर्ण में धारामापी जोड़ने पर धारामापी में कोई धारा नहीं प्रवाहित होती है, नहीं बहती है, तो उस प्रतिरोध के बीच निम्नलिखित संबंध होगा। क्या होगा? अगर हम जैसे मान लीजिए बीच में कोई हम प्रतिरोध लगा देते हैं, ठीक है, मान लीजिए हमारा क्या हो गया, व्हीट स्टोन सेतु हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपको समझा दे रहे हैं। अगर इसमें ये जो वाला हमारा प्रतिरोध है, अगर इसमें जो कोई धारा प्रवाहित ना हो, I बराबर 0 हो, तो हमारा क्या होगा, जो व्हीट स्टोन सेतु होगा संतुलित अवस्था में होगा। तब क्या निकलेगा, PS बराबर QR, यानी कि P/Q बराबर R/S। ये आपको याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे पदार्थ जिनमें अकेले परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनमें अकेले परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता, क्या कहलाते हैं? प्रश्न समझ में आया? नहीं आया तो फिर से बता देते हैं। यानी ऐसे पदार्थ को आपको बताना है जो जिनमें अकेले परमाणु का, अगर अकेले परमाणु का जो चुंबकीय आघूर्ण होगा शून्य नहीं होता है, ठीक है। क्या नहीं होता है? शून्य नहीं होता है, क्या कहलाते हैं, ठीक है। देखिए, अनुचुंबकत्व का गुण उन पदार्थों में पाया जाता है, जो अनुचुंबकत्व का गुण होता है उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणुओं में एक ही दिशा में घूर्णन करते हुए इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। यानी कि अगर अनुचुंबकत्व की बात करेंगे तो अनुचुंबकत्व का गुण क्या किसमें पाया जाएगा, जिसमें क्या होता है कि एक ही दिशा के, जैसे मान लीजिए अगर इस दिशा के वाले इलेक्ट्रॉन है तो इस दिशा वाले ही इलेक्ट्रॉन की अधिकता उसमें ज्यादा होगी, तब वो अनुचुंबकीय होंगे, ठीक है। अतः अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणु में कुल चुंबकीय आघूर्ण अशून्य होता है, ठीक है। अगर इसमें कुल चुंबकीय आघूर्ण की बात करेंगे तो क्या होगा, अशून्य होगा, ठीक है। अनुचुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं? चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, इसके बाद थोड़ा आपको बताना है, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं। देखिए किसी सतह से अभिलंबवत गुजरने वाली, किसी सतह से क्या कराएं, किसी सतह से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस सतह के संबंध चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। इसका SI मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? वेबर होता है। तो ये आपको याद कर लेना, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, हम आपको इतनी अच्छी तरीके से बता रहे हैं कि आपको अच्छी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, दिक्पात कोण क्या है? दिक्पात कोण क्या है? किसी स्थान पर चुंबकीय आम्योत्तर, कोई स्थान है जहां पर चुंबकीय आम्योत्तर और भौगोलिक आम्योत्तर। चुंबकीय आम्योत्तर का मतलब क्या होता है? जो हमारी पृथ्वी चुंबकीय जहां से क्षेत्र उत्पन्न होता है, भौगोलिक क्षेत्र जहां से उत्पन्न होता है, उनके बीच न्यून कोण को उस स्थान का दिक्पात कोण कहते हैं। इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। इसका मान जो होता है भिन्न भिन्न स्थानों पर क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। चलिए, नमन कोण या नति कोण को परिभाषित कीजिए। नमन कोण या नति कोण को परिभाषित कीजिए। देखिए इसको आपको बताते हैं। किसी स्थान पर, ठीक है,
किसी स्थान पर पृथ्वी की संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी किसी स्थान पर क्या, पृथ्वी की संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय आम्योत्तर में स्थित क्षैतिज रेखा, यानी चुंबकीय आम्योत्तर में स्थित क्या होती है, क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे नमन कोण कहते हैं। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए 10वें प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में किस वेग से गति करती है। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं निर्वात में किस वेग से गति करती हैं, तो हमने आपको कई बार बताया हुआ है। तो यहाँ से होगा 3 × 10⁸ यहाँ पे क्या होगा 8 मीटर प्रति सेकंड से। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के मूल स्रोत क्या हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के जो मूल स्रोत होते हैं त्वरित वैद्युत आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति का मूल है। ठीक है, अब देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों के 2 गुण लिखिए। अब इनके 2 गुण हमको लिखना है विद्युत चुंबकीय तरंगों के। ठीक है, ये निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती हैं। किस में चलती हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती हैं। ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है, क्या होती हैं, ये हमारी क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। 13 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 6 प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम तथा उनको तरंगदैर्ध्य बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। ठीक है, चलिए, और विद्युत चुंबकीय तरंग के विभिन्न भागों को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। अब देखो जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं उनको बढ़ते हुए क्रम में हमको लिखना है। ठीक है, तो गामा किरणें पहले होती हैं, उसके बाद यक्स किरणें होती हैं, उसके बाद पराबैंगनी किरणें होती है, उसके बाद दृश्य विकिरण होती है जिसे हम लोग क्या करते हैं उसके बाद अवरक्त किरणें, उसके बाद माइक्रो तरंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका होता है, यानी कि सबसे कम किसका होता है, हमारा सबसे कम होता है जो हमारी तरंगदैर्ध्य होती है गामा किरणों को होती है। उसके बाद यक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य की विकिरण, अवरक्त विकिरण तथा माइक्रो तरंगे। आप 14वें प्रश्न की बात करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। रडार में विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है, तो जो रडार होता है, रडार सिस्टम से हमारी हवाई जहाज, एरोप्लेन, हवाई जहाज तो नहीं मान सकते लेकिन एरोप्लेन जो होती है आपकी रडार सिस्टम से चलती है। ठीक है, यानी रडार से ही आपको एक क्या होता है एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट का कनेक्ट होता है। रडार में विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है, तो रडार में विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है, तो सूक्ष्म तरंगों का। ठीक है, चलिए, विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम के उस भाग का नाम लिखिए। विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम के उस भाग का नाम लिखिए जिसकी तरंगदैर्ध्य 10 से 12 मीटर है तथा इसका उपयोग लिखिए। ठीक है, चलिए इसके उपयोग के बारे में आपको थोड़ा बताते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए, अब देखिए 2 मीटर यानी 10 से 12 मीटर तरंगदैर्ध्य वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग का नाम लिखिए। यहाँ से देखिए जो तरंगदैर्ध्य होगी उसका प्रयोग माइक्रोवेव ओवन में तथा संचार निकाय में होता है। जो इस रेंज की हमारी चुंबकीय तरंग होती है इसका उपयोग कहाँ होता है, माइक्रोवेव ओवन में और संचार निकाय में होता है। 16 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। किसी व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा है। कोई व्यक्ति है वो अपनी आंख में नहीं चश्मे में है। ठीक है, चश्मे में क्या लगवाया है, अवतल लेंस लगाया है। ठीक है, बताइए उस व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष है, तो उस व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष है आप बता सकते हैं। तो यदि चश्मे में अवतल लेंस लगा है तो उस व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष है। अब अगर इसी का उल्टा आप देखें, अगर उत्तल लेंस लगा है तो उसमें क्या होगा, दूर दृष्टि दोष होगा। अगर बेलनाकार लगा है तो जरा दृष्टि दोष होगा, यानी उसमें बेलनाकार चश्मे का उपयोग करता है। चलिए आगे आपको बताते हैं। 17वें प्रश्न की बात करते हैं। देखिए स्वस्थ आंख का निकट बिंदु कहाँ होता है तथा दूर बिंदु कहाँ होता है। अगर आपकी आंख स्वस्थ है तो आपका निकट बिंदु कहाँ होगा, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, और दूर बिंदु कहाँ होगा, अनंत पर होगा। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंख की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, जो आंख की हमारी समंजन क्षमता है उससे क्या अभिप्राय है। उत्तर देखिए आपका यहाँ से चालू होगा। ये प्रश्न 2021 में आया हुआ प्रश्न है। आवश्यकता अनुसार नेत्र द्वारा लेंस की फोकस दूरी को फोकस दूरी को कम या अधिक करने की क्षमता आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। अब चलिए प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या हमारा, परावर्ती दूरदर्शी की 2 विशेषताएं लिखिए। तो परावर्ती दूरदर्शी में प्रतिबिंब अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में अधिक चमकीला बनता है। ठीक है, और क्या करा है कि जो परावर्ती दूरदर्शी में बने प्रतिबिंब में वर्ण विपतन का दोष नहीं होता है। ठीक, जबकि अपवर्ती दूरदर्शी में बने प्रतिबिंब में वर्ण विपतन का दोष होता है। ये आपको याद कर लेना है। चलिए 19वें प्रश्न की बात करेंगे। ठीक है,
सूर्य के प्रकाश में रंगहीन साबुन के घोल के बुलबुले रंगीन क्यों दिखाई देते हैं? आप लोग जानते होंगे जो सूर्य में अगर प्रकाश आता है उसमें 7 रंग आपको मिलते हैं। आपको इस तरीके से याद कर लेना है, बैनियाह, ठीक है, बैनियाह। अगर यहाँ पे देखेंगे हिंदी में थोड़ा लिखते हैं, इंग्लिश में कहते हैं बिब्स योर, ठीक है, बिब्स योर। तो सारे अक्षर दिख रहे होंगे, यानी बैगनी, नीला, ठीक है, नीला, नारंगी, ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए है, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो आपको बिब्जियोर ये 7 रंग होते हैं आपके, ठीक है। तो उन घटनाओं का उल्लेख कीजिए। चलिए देखिए, सूर्य के प्रकाश में रंगहीन साबुन के घोल के बुलबुले रंगीन क्यों दिखाई देते हैं? तो सूर्य के प्रकाश में रंगहीन साबुन के जो घोल के बुलबुले होते हैं रंगीन दिखाई देते हैं, क्योंकि रंग फिल्म में ऊपरी तथा निचले पृष्ठों में परावर्तित सूर्य की प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण होने के कारण उत्पन्न होते हैं, ठीक। और व्यतिकरण होता है, इसमें 7 कलर आपको दिखेंगे, ठीक है। 7 कलर आपको थोड़ा हम बता दे रहे हैं, ठीक है। बैनियाह, पीनाला, ठीक है। आप हिंदी में इससे ऐसे याद कर सकते हैं, और इंग्लिश में आपका होता है बिब्जियोर, ठीक है। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये आपका होता है। चलिए अब देखिए 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। उन भौतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिनमें प्रकाश के तरंग रूप की पुष्टि होती है। तो प्रकाश के व्यतिकरण में प्रकाश के तरंग रूप की पुष्टि होती है। धूमर तथा वर्ग विक्षेपण आदि घटनाएं ऐसी होती है जो प्रकाश तरंग की प्रकृति को पुष्ट करती हैं। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे फ्रेंड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट से बता सकते हैं। और देखिए आपको इसकी जो कि सब जो हमारे वेबसाइट्स हैं और ऐप्स हैं, सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से इसको जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।